नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। देश के शहरों में बहुत से लोग किराए के घरों में रहते हैं। इससे लोगों को दूसरे शहर में सिर छिपाने के लिए छत मिल जाती है तो मकान मालिकों को आमदनी। लेकिन कई बार अधिकारों की लड़ाई दोनों के बीच विवाद का कारण बन जाती है। लेकिन और इस तरह के मामलों को देखते हुए और सरकार ने इसी समस्या को दूर करने के लिए किराए के घरों को एक व्यापार के रूप में विकसित करने के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस नए कानून में किराएदारों, मकान मालिकों और यहां तक कि बिल्डरों का भी पूरा ख्याल रखने का प्रयास किया है। तो क्या है ये नया मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी नया किराएदारी कानून क्या है, और इससे जो लोग किराए पर रहते हैं उनके हक में क्या क्या बातें सामने आई हैं, जो मकान मालिक हैं उनके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा इस नए कानून में, और साथ ही बिल्डर के लिए क्या नई व्यवस्था है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जरा अपने आसपास देखिए, लोगों की भागती इस भीड़ में एक बड़ी आबादी उन लोगों की दिखेगी जो किसी दूसरे शहर में अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हसरतों का आशियाना सजाए इन लोगों की रिहाइश किराए के मकानों में होती है और हैसियत के हिसाब चार दीवारी के घर का आकार कम या ज्यादा होता रहता है। ऐसे ही कई मकान मालिक भी होते हैं जिनकी आमदनी का जरिया ही किराए से मिलने वाली रकम होती है। कई बार मकान मालिक को किराएदार अच्छा नहीं मिलता तो किराएदार को अच्छा मकान मालिक नहीं, और इसी के चलते शुरू होते हैं अधिकारों को लेकर विवाद। देश में अब तक इस तरह के विवादों को निपटाने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार ने ईज ऑफ लिविंग पर ध्यान देते हुए मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दी है। और इस नए आदर्श किराया कानून में सरकार ने मकान मालिकों और किराएदारों दोनों का ख्याल रखा है। साथ ही सरकार इस नए कानून के जरिए किराए को एक व्यापार का रूप देना चाहती है। कानून में कहा गया है कि कोई भी मकान मालिक 2 महीने के किराए से ज्यादा की सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर नहीं ले सकता। अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट 6 महीने के किराए से ज्यादा नहीं हो सकेगी। मकान मालिक को किराया बढ़ाने के लिए 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। मकान मालिक को मुआयने के लिए आने से पहले 24 घंटे का लिखित नोटिस देना होगा। किसी रिपेयर वर्क से जुड़े काम के लिए मकान मालिक को 24 घंटे पहले किराएदार को बताना होगा। मकान छोड़ने के 1 महीने के अंदर मकान मालिक को सिक्योरिटी मनी वापस करनी होगी। ऐसा नहीं है कि नए कानून में सिर्फ किराएदारों के लिए ही प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने मकान मालिकों के हितों का भी खूब ख्याल रखा है। नए कानून में कहा गया है कि किराएदार को अग्रीमेंट की मियाद खत्म होने पर मकान खाली करना होगा। ऐसा नहीं करने पर मकान मालिक अगले 2 महीने तक दुगना किराया लेने का हकदार होगा और 2 महीने के बाद उसे 4 गुना किराया वसूलने का अधिकार। किराएदार प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही वो किराए के घर में कोई बदलाव कर सकता है। अगर मकान मालिक घर में कोई रेनोवेशन कराता है तो वो किराया बढ़ा सकता है, लेकिन किराया बढ़ाने से पहले किराएदार की सलाह लेना जरूरी होगा। नए कानून में सरकार ने बिल्डर्स के लिए भी प्रावधान किए हैं, जिसके तहत अब वो भी अपने मकानों को किराए पर चढ़ा पाएंगे। साफ है, सरकार किराए के घरों को एक इंडस्ट्री के रूप में विकसित करना चाहती है, जिससे न सिर्फ लोगों को सही कीमत पर रहने के लिए किराए के घर मिल पाए, बल्कि मकान मालिकों को उनके घरों का सही किराया मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज हम इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं निमिष गुप्ता, फाउंडर एंड सीईओ जेनलीप इकोसिस्टम के, और साथ ही हमारे साथ अमित अग्रवाल हैं, को फाउंडर एंड सीईओ nobroker.com के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। निमिष गुप्ता जी, मेरा सबसे पहला सवाल, आज की जो हमारी चर्चा है इसका मेन मकसद ये है कि हम जो किराएदार हैं उनको ये बता पाएं कि इस नए कानून में उनके लिए क्या है, जो मकान मालिक हैं उनको हम बता पाएं कि उनके फ़ायदे की क्या बात इस नए कानून में की गई है, और बिल्डरों को ये हम बताने में कामयाब हो पाएं कि उनके लिए इस कानून में नया सिस्टम क्या होगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल गुप्ता जी आपसे ये होगा कि हालांकि कोई भी कानून जब आता है तो उसमें सिर्फ फ़ायदे की बात की जाती है। आपने इस पूरे मॉडल टेनेंसी एक्ट को पढ़ा होगा जब कल इसका ऐलान हुआ, पहले से चर्चा इसके ऊपर चल रही है, तो आप जरा बताएं कि क्या वाकई जो किराएदार हैं उनके लिए बहुत फ़ायदे की बात है इस नए कानून में? आपके हिसाब से आपको फ़ायदे वाली बात किराएदारों के लिए इस नए कानून में क्या दिख रही है?
देखिए मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो मैं सिर्फ़ अधिकारों की बात नहीं करूँगा और ये बड़ी फ़ेमस कहावत है कि अधिकारों के साथ-साथ ज़िम्मेदारी भी जाती है। तो जब भी इस तरह के कानून बनाए जाते हैं, ज़िम्मेदारी का भी एक सामंजस्य डाला जाता है इसमें। इस मॉडल टेनेंसी एक्ट में ज़िम्मेदारी और अधिकारों का न्यायसंगत बँटवारा है। कहीं कुछ चीज़ों में जहाँ पे टेनेंट्स के लिए नुकसान हुआ करता था, उनको अच्छी तरह से एड्रेस किया गया है। दूसरा, कई बार मकान मालिक परेशान होते थे कि किराएदार खो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, जिस वजह से वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते थे, रेंटल यील्ड्स कम होती थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं मॉडल टेनेंसी एक्ट को, जो काफ़ी समय से लंबित है, वो एक आदर्श कानून बनाना और इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जहाँ तक किराएदारों की बात है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कुछ शहरों में, और इस शहरों में मैं इंक्लूड करना चाहूँगा बैंगलोर और मुंबई जैसे शहर, जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ कम से कम 10 महीने की सिक्योरिटी डिपॉज़िट ली जाती है कभी भी किराएदार को रखने से पहले। कोई भी आदमी जो 10 महीने का किराया दे पाए एक साथ, और उसके बाद अब आप दूसरे घर में जाते हैं, किसी कारणवश अगर आपको वो मकान छोड़ना है, तो उस पैसे को मिलने में जो समय की देरी होती थी और अगले मकान को लेने से पहले आपको 10 महीने का किराया फिर से देना है, ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इन सब चीज़ों को हटा दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब आप रेंट अथॉरिटी बना रहे हैं, सब रजिस्ट्रार के ऊपर जो लोड हुआ करता था, वो लोड काफ़ी खत्म हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें रेंट अथॉरिटी बनने से होगा, वो होगा आपका डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन का एक स्पीडी रिज़ॉल्यूशन। अच्छी बात ये है कि हम रेंट अथॉरिटी से अगर कोई असंतुष्ट होता है, तो वो रेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल पे जा सकता है। सिविल कोर्ट के ऊपर इसको, अब ये प्रोस्पेक्टिव है, आगे से सिविल कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। 60 दिन के अंदर इसका निराकरण होना है। इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती। जो हमारे कोर्ट्स, जहाँ पे 3.5 करोड़ केस लंबित हैं और उनमें से काफ़ी सारे किराएदारों के डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन, मकान मालिक किराएदारों के डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन को लेकर भी हैं, जहाँ पे आर्बिट्रेशन अभी अलाउड भी नहीं है। उन सब के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट में उसकी रैंकिंग बढ़ाने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। मैं देश के ऊपर बात आगे फिर से करूँगा मृत्युंजय जी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसमें देखने की ज़रूरत है। हाँ, बट मुझे बिल्कुल, लगता बिल्कुल है कि सर। हाँ, किराएदारों के हाँ, लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ सबलेटिंग से पहले उनको प्रोफ़ेशनली हैंडल करना पड़ेगा। कुछ बहुत हाँ, सारे जो कानून हुआ करते थे, ठीक है, जो परेशान ठीक है। करते थे। हाँ, हाँ। ठीक है, ये जो आप अभी हम सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं, पहले किराएदारों की बात, फिर मकान मालिक की बात, फिर बिल्डर की बात होगी। अभी हम किराएदारों की बात कर रहे हैं, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बड़े शहरों में और ख़ास करके मुंबई, बेंगलुरु में, यहाँ पर अगर आप घर किराए पर लेने जाएंगे तो आपसे 10 महीने, 11 महीने का डिपॉजिट मांगा जाएगा। और ये एक बड़ा चैलेंज तो है ही। इसमें बड़ा बदलाव किया गया है कि अब सिर्फ आप 2 महीने का जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है वहाँ पर आप सिर्फ 2 महीने का एक्स्ट्रा किराया ले सकते हैं डिपॉजिट के तौर पर। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है, लेकिन इसमें इसके ग्राउंड इम्प्लीकेशन में क्या दिक्कत आएगी, ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कत आएगी, इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन अब मैं आपसे अमित अग्रवाल जी पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे शहरों में, और खास करके चूंकि अभी मुंबई और बेंगलुरु का जिक्र निमिष गुप्ता जी ने किया, तो मैं यहीं इसी के संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर किराए के घर लेने में या मकान मालिक को किराए का घर देने में, दोनों में ब्रोकर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप जरा बताएं कि इस नए कानून में ब्रोकर के लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि मुंबई में मैं भी रहता हूं और यहां पर यह होता है कि आप जब एक बार किराए पर मकान लेते हैं तब आप ब्रोकरेज देते हैं, और फिर आप अगर 11 महीने के बाद उसी घर में रह रहे हैं, आप अगर अपना एग्रीमेंट रिन्यू करा रहे हैं, तब भी आपको ब्रोकरेज चार्ज देना होता है। अब मान लीजिए कोई अगर 1 लाख रुपए के रेंट में घर पे रह रहा है और 11 महीने बाद फिर उनको ब्रोकर को, उसके लिए कोई रूल नहीं है कि वो 1 महीने का आपसे ब्रोकरेज लेगा कि 2 महीने का लेगा कि 1.5 महीने का लेगा। इसके लिए इस नए कानून में कोई व्यवस्था है, और अगर नहीं है तो इस चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा? बिना ब्रोकर के क्या घर किराए पर लेना या देना मुमकिन हो पाएगा क्या इन शहरों में? तो nobroker.com जो है उसके 1.2 करोड़ कस्टमर्स हैं क्यूमुलेटिव। तो हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बड़े हैं, तो हम लोग करीब 1000 करोड़ से ऊपर बचाते हैं ब्रोकरेज हर साल का।
तो बिना ब्रोकर तो आप बिल्कुल इतने सारे टेक प्लेटफॉर्म आ गए हैं, आप बिल्कुल प्रॉपर्टी क्लोज कर सकते हैं। इस एमटीए के अंदर डायरेक्टली ब्रोकर के बारे में तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इससे बेनिफिट जरूर होगा इन टर्म्स ऑफ कि जितना ज़्यादा फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाता है उतना ही आसान हो जाता है हर किसी के लिए कोई भी डील कंज्यूमेट करना। तो जितना इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझको दिख रहा है वो ये है कि आप अगर 2 करोड़ टाइप घर देखें मेट्रो के अंदर अलोन, तो उसमें लाखों ऐसे घर हैं जो कि अभी एम्प्टी हैं, जो वेकेंट हैं, बिकॉज ओनर बहुत डरता है उस घर को देने के लिए। उसमें नहीं, उसमें अमित जी, अमित अग्रवाल जी, सर अमित जी माफी चाहूंगा, अमित जी अभी हम किराएदार के ऊपर बात कर रहे हैं, उस पर मैं आऊंगा सर, ये हमारे शो का हिस्सा है, जो बात अभी आप कह रहे हैं उस पर मैं अलग से आपसे आऊंगा, हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या कुछ और बड़े शहरों में बिना ब्रोकर के किराए पर मकान लेना या मकान मालिक के लिए मकान देना किराए पर मुमकिन है क्या? और आप कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं की गई है इस नए कानून में, तो क्या आपको लगता है कि ये बड़ा चैलेंज नहीं होगा क्या ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने में? आप पहले इसके ऊपर जवाब दें, फिर हम आगे सर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा चैलेंज तो मुझे लगता है कि हालांकि इसके अंदर ब्रोकर वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन ये है तो बेनिफिट में, क्योंकि देखिए ब्रोकर कब आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है, जब अक्रॉस द कंट्री ठीक से रूल बने नहीं है, ठीक से डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। जितना रेंट कोर्ट होंगे, रेंट ट्रिब्यूनल होंगी, उतना ज्यादा प्रोसेस मेथोडिकल होगा। तो मुझे लगता है ये डायरेक्शन सही है, जो है ब्रोकरेज और ब्रोकर की जहां कहीं भी थोड़ी अत्याचार होता है या थोड़ा दादागिरी होती है, वो कम करने में की तरफ, बेनिफिट की तरफ तो जा रहा है ये। ठीक है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि फायदेमंद तो होगा, देखना होगा ग्राउंड पर किस तरह से ये इंप्लीमेंट होता है। लेकिन निमिष गुप्ता जी, मैं आपसे सर एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इस नए कानून में एक ब्रोकर का जो चैलेंज है वो तो अपनी जगह है, जो किराए में बढ़ोतरी होती है उसको लेकर कोई प्रावधान है क्या? कि मान लीजिए आप हर साल कोई मकान मालिक कितना किराया बढ़ा सकता है, इसके लिए क्या अधिकार इस नए कानून में उनको मिले हैं, इसको लेकर कुछ क्लियरिटी है सर नए कानून में? देखिए, किराए को लेकर कोई प्रावधान बना देना या मानक बना देना कि इतना ही रेंटल इंक्रीज होगा, ये बेसिक डिमांड एंड सप्लाई के अगेंस्ट है। तो ये इकोनॉमिक्स को छेड़ेगा और इसलिए ज़रूरी है, और अब ये अच्छी बात ये है कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि आप कितना इंक्रीमेंट कर सकते हैं। हालांकि उसके प्रोसेस के ऊपर, उसकी प्रक्रिया के ऊपर बिल्कुल उन्होंने कहा है कि 3 महीने पहले मकान मालिक को एक नोटिस देना पड़ेगा रेंटल इंक्रीज का। उसको अगर किराएदार ने एक्सेप्ट नहीं किया या फिर उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो डीम्ड इंक्रीज माना जाएगा। उस हिसाब से इस कानून में बनाया गया है। अच्छा। तो मुझे लगता है अब 2-3 चीजें, और अब इस कानून की कमियों के बारे में बात करते हैं, जहां पे एक सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी है उसमें, जैसा अभी अमित ने भी कहा, इस कानून में ब्रोकर्स का कोई रोल नहीं है। ब्रोकर्स का रोल होना और उसमें उनके प्रोफेशनल ब्रोकर्स का रोल होना जरूरी है चाहिए। आज के ब्रोकर्स जो रेंटल वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो अनप्रोफेशनल की जाती हैं। कई सारी चीजों में या तो मकान मालिक का नुकसान होता है या फिर किराएदार का नुकसान होता है। उन सब चीजों को भी इसके दायरे में लाना, उनको प्रोफेशनलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपने ये कहा कि रेंट में कितनी बढ़ोतरी होगी इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, और आप कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 3 महीना पहले मकान मालिक को ये बताना होगा किराएदार को कि रेंट में इतनी बढ़ोतरी होगी। अगर किराएदार एग्री करेगा तो वो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो किराएदार के पास इतना वक्त होगा कि आप दूसरा मकान देख पाएँ। ठीक है, एक सवाल मेरा और होगा आपसे इस पूरे किराएदार के मसले पर अमित जी, कि ये जो कहा गया है कि जो किराएदार को आप नोटिस भी देंगे वक्त रहते अगर आप कुछ काम करवा रहे हैं अपने घर में, तो क्या इसको लेकर, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि चूंकि अलग अलग राज्यों को आप अपने यहाँ बदलाव करने हैं इस कानून में जो केंद्र की तरफ से मंजूर की गई है, कुछ राज्य करेंगे कुछ राज्य नहीं करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने में क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा चैलेंज आने वाला है? क्योंकि अब इसमें मान लीजिए कि अगर रेंट एग्रीमेंट की बात हम कर लें, वहाँ पर जो दिक्कत आएगी, या फिर अगर
ओनर और टेनेंट के बीच में कोई मसला इस तरह से आता है, तत्काल कोई कहाँ अप्रोच करेगा? तो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर तो समय लगेगा थोड़ा, और अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है। बीजेपी गवर्न स्टेट शायद पहले कर लेंगे इसको। और जहाँ तक ये बात है कि इसमें से कुछ रूल्स कि लोगों को आदत नहीं है फॉलो करने की, तो ओवरऑल तो देखिए वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जितना भी क्लैरिटी का लैक ऑफ क्लैरिटी जितनी होती है, उतना ज़्यादा झगड़े की संभावना होती है। और चूंकि यहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट कोर्ट का गठन होगा, और अगर कुछ भी झगड़ा हुआ तो आपको सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रेंट कोर्ट जा सकते हैं, जहां पे सपोजिटली जल्दी फैसले हो जाएंगे। तो आई थिंक बोथ ओनर और टेनेंट के लिए ज्यादा फेवरेबल है। और ये सारे प्रावधान की क्या चीज टूटेगा, तो स्ट्रक्चरल डैमेज होगा तो ओनर कराएगा, पेंटिंग ओनर कराएगा, ड्रेन खराब होगा, किचन होगा तो टेनेंट कराएगा। ये बहुत ज्यादा पारदर्शिता बढ़ाता है और फेयरनेस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ग्राउंड पर थोड़ी दिक्कत आएगी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे आप कह रहे हैं कि इसको भी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन निमिष गुप्ता जी, अब हम मकान मालिक के मुद्दे पर आते हैं। किराएदारों के लिए आपने कहा कि ये ठीक हुआ है, कुछ दिक्कतें हैं, जैसे ब्रोकरेज को लेकर क्लियरिटी नहीं है, ब्रोकर को लेकर वहाँ पर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अब मैं मकान मालिक के संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूँ कि मकान मालिक के लिए इस नए कानून में क्या क्या फायदे वाली बातें हैं और क्या क्या दिक्कत वाली बात है? देखिए, मकान मालिक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो है, जो अब तक मकान मालिक हेजिटेट करते थे कभी भी अपने मकान को किराए से उठाने पे, वो था एविक्शन प्रोसेस। एविक्शन प्रोसेस कभी भी आसान नहीं होता था। अब उस प्रोसेस को बहुत आसान कर दिया गया है। अगर कोई भी किराएदार ओवरस्टे करता है, तो उसको ओवरस्टे के पीरियड के पहले 2 महीने 2 गुना किराया देना है, उसके बाद उसको 4 गुना किराया देना है। अगर उसके बाद भी एविक्ट नहीं कर रहा है, तो वो उसको रेंट अथॉरिटी में ले जा सकते हैं, और उसमें रेंट अथॉरिटी में अगर निराकरण नहीं हुआ या उनके मन माफिक निराकरण नहीं हुआ, तो रेंट कोर्ट में ले जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपको अब इसमें काफ़ी सारे, वैसे तो जॉब डेवलपमेंट होगा, बट कुछ लोगों की जॉब्स भी जाएंगी, और वो जिनकी जॉब्स जाएंगी वो हैं बाहुबली। जो बाहुबली मकान खाली करने का काम कराया करते थे, शायद उनकी ज़रूरत ना रहे। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मकान मालिक के लिए एक फायदे वाली बात यह होगी कि अब उनको किराए पर मकान देने में कोई डर नहीं होगा, क्योंकि इस नए कानून में बहुत ही स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि अगर कोई मकान नहीं खाली करता है, ज़बरदस्ती कब्जा करने का प्रयास करता है, तो उनके लिए बहुत ही क्लियर यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं कि उनको किस तरह से ये हक मकान मालिक को रिस्टोर करवाया जाएगा। और हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, राजन बंडेलकर हैं, वीपी हैं नारेडको वेस्ट के। बहुत बहुत स्वागत है बंडेलकर साहब आपका। और अभी हम कंज्यूमर के लिए, मतलब जो किराएदार हैं उनके लिए बात कर रहे थे, मकान मालिक के लिए बात कर रहे थे। अब जरा बताएं सर कि इस नई व्यवस्था में, इस नए कानून में बिल्डर्स के लिए क्या फायदे वाली बात है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस कानून का मकसद ये है कि एक नया प्रॉपर्टी मार्केट तैयार किया जाए, और एक जो एस्टेब्लिश मार्केट है, रेंटल मार्केट, उसको तैयार किया जाए। क्या आपको लगता है कि इस नए कानून में इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? नमस्कार। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है कि अगर आपने देखा होगा तो जब रेरा आया तब लोगों को, सबको लगता था कि रेरा में जो भी प्रॉब्लम आएगा कंज्यूमर की तरफ से, वो सारे प्रॉब्लम ईज आउट कर लिए, खत्म कर लिए, और बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छे हो गए ये सारे प्रॉब्लम। उसी तरह आज अगर आप देखो तो कमर्शियल में जो भी रेंटल मार्केट है, तो वो सब जगह कमर्शियल में रेंटल मार्केट चलता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो रेसिडेंशियल में क्या होता था कि अब तक अगर एक दफे किराएदार अगर घर के अंदर घुस गया तो अपने सारे कायदे कानून किराएदार के फेवर में बने हुए हैं। अब क्या हो गया कि इसके वजह से एक रेरा जैसी एक ट्रिब्यूनल बनेगी, एक अथॉरिटी बनेगी, और उसके अंदर अगर किसी ने भी अगर समझो नहीं खाली किया मकान, मतलब जो पहले जो डर था लोगों की कि अगर मैंने मकान किराए पे दिया तो वो मकान मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब वो डर मन से निकल जाएगा लोगों के। और जो आज कॉर्पोरेट कंपनीज है वर्ल्ड ओवर, अगर आप देखो तो ब्लैकस्टोन बोलो या जो भी बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनी है, ये लोग सारे कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो आज रेसिडेंशियल में भी इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। और रेसिडेंशियल का मार्केट है ना, आज कमर्शियल का मार्केट समझो कोरोना के टाइम पे प्रॉब्लम में आ गया, लेकिन रेसिडेंशियल का मार्केट कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आने वाला। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छा,
अच्छा, तो नहीं राजेश, आप कह रहे हैं कि अच्छी पहल है। मैं आपसे एक बात सर और पूछना चाहता हूं, जब आपको ये अच्छी पहल दिख रही है तो क्या ये माना जाए कि जो इन्वेंट्री है रेंटल मकानों का वो बढ़ेगी? मतलब अगर मैं साफ तौर पर पूछूं तो क्या बिल्डर का फोकस भी रहेगा कि चलो अब रेंट वाला बिजनेस भी शुरू करते हैं, तो क्या रेंटल मकानों की इन्वेंट्री बढ़ेगी क्या इससे? रेंट के लिए ज्यादा घर उपलब्ध होंगे क्या? 100%। उसका रीजन अगर आपने देखा होगा तो डीएलएफ बोलो या हीरानंदानी बोलो या जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, वो चाहते थे कि ये रेंटल की भी पॉलिसी आवे और एट द सेम टाइम ये मॉडल टेनेंसी एक्ट भी आ जाए। ये मॉडल टेनेंसी एक्ट से क्या होगा कि जो आदमी रेंट पे लिया हुआ है तो उसको खाली करना इजी हो जाएगा। और रेंटल एक्ट आने से साइमल्टेनियसली जो गवर्नमेंट अभी भी सोच रही है, महुआ सोच रही है कि रेंटल का भी एक्ट लाने का, तो रेंटल के एक्ट में डेवलपर को काफी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, सोर्स दिए जाएंगे, टैक्स हॉलिडेज दिए जाएंगे। जब ये दोनों साथ में मिलकर आएगा तो 100% किसी भी आदमी को, आज क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा तो बड़े बड़े शहरों में झोपड़ियां झुग्गियां सब बनती है। ये क्यों बनती है? क्योंकि लोगों को रेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर किसी को रेंट अफोर्ड कर पाते और अगर घर रेंट पे इजीली मिलता होता ना, तो कोई आदमी नहीं चाहता कि वो झोपड़िया झुग्गी में रह जाए। आज इससे क्या होगा, तरह तरह के मकान रेंट पे मिलना चालू हो जाएंगे। आपको 300 फुट का मकान चाहिए, 500 फुट का चाहिए, 800 फुट का चाहिए या 1500 फुट का, सारे मकान आपको रेंट पे मिलना चालू हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि रेंटल घरों की सप्लाई भी बढ़ेगी, लोगों को आसानी से रेंट पर घर मिल पाएंगे नए कानून आने के बाद, अगर सारे राज्यों ने इसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया तो। अब मैं अमित अग्रवाल जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप जरा बताएं कि इस नए कानून का रेंट पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? कि जो अभी मौजूदा रेंट हैं अलग अलग शहरों में, क्या उसमें कुछ कमी आएगी इस नए कानून के बाद? क्योंकि आप सब लोग कह रहे हैं कि इन्वेंट्री बढ़ जाएगी और ज़्यादा लोग किराए पर मकान चढ़ाएंगे, तो क्या कुछ रेंट में कमी आने की उम्मीद की जाए इस नए कानून के आने के बाद? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और जैसे कि मैं पहले बोल रहा था कि इस कानून के आने के बाद से धीरे धीरे जो वेकेंट हाउसेज हैं वो भी रेंट के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि अब ये डर नहीं रहेगा ओनर को कि इवैक्यूएशन की प्रॉब्लम में उसको किसी लंबे सिविल कोर्ट के मसले में फंसना है। उसको पता है कि वो रेंट कोर्ट के पास जा सकता है और ये मामला जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो धीरे धीरे आने वाले 3-6 महीने, साल 2 साल के अंदर ऐसे घर और खुलेंगे और सप्लाई में अवेलेबल होंगे। अब ये डिपेंड करता है उस एक्सटेंट पर, जिस एक्सटेंट और जिस तेजी के साथ ये घर अवेलेबल होते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि रेंट कम हो जाएंगे, पर हाँ, अगर किसी एरिया में रेंट बहुत महंगे हो गए थे क्योंकि वहां पर आर्टिफिशियली बहुत सारे घर बंद पड़े हुए थे, वहां पर जरूर फायदा होगा और आने वाले टाइम में किराया उस रेट से नहीं बढ़ेगा और जनरली लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए अब आखिरी सवाल निमिष गुप्ता जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सारी बातें अच्छी की गई हैं इस कानून में, जैसा कि आप लोगों ने बताया, कुछ दिक्कतें हैं वो उसको देखना होगा आगे कैसे रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि इस कानून, चूंकि अब केंद्र ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अलग अलग राज्यों में इसके इंप्लीमेंट होने की आपको कितनी संभावना दिख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रेरा जैसा हश्र इस कानून का भी हो जाए कि हर राज्य अपनी मर्जी चलाएं, अपने अपने हिसाब से इसको टेम्पर करें? इसको लेकर के सर आपका अनुमान क्या है अभी? मृत्युंजय जी, आपने बिल्कुल सही जगह पे हथौड़ा मारा है और यही चीज़ इस कानून की सबसे बड़ी कमी भी है। अगर आपने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया तो फिर से कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। जैसे हमने रेरा में देखा है, रेरा के एक्ट में जो कमियां थी उन कमियों को हटाना बहुत ज़रूरी था इस मॉडल टेनेंसी एक्ट में। अनफॉर्चुनेटली जैसा लगता है कि ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपने हिसाब से इस मॉडल लॉ को लेंगे, अपने हिसाब से अपनी लोकल कंडीशंस के हिसाब से इसको चेंज करेंगे, जो कि देश में एक मानकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको परेशान करेगी। जैसे राजन सर ने बताया, मुझे हमेशा पता रहता है कि ये जो सरकार है, इस सरकार के पास जो भी सुधार किया जाता है उसके पीछे एक दूरदर्शिता होती है। इसके अगर जनधन योजना थी, जनधन योजना में दूरदर्शिता ये थी कि हमें डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। उसी तरह से मॉडल किराया कानून, इसके साथ आप रेसिडेंशियल रीट देखेंगे जो कि इंडिया में आएगा, और वो तभी आ सकता है जब आप व्यवस्था का कर सकें धरातल पे, क्योंकि स्टेट्स को अपने हिसाब से ये चीजें करनी पड़ेंगी। इसमें बहुत सारी चैलेंजेस आने वाली हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको क्लियर अथॉरिटी देनी पड़ेगी रेंटल अथॉरिटीज को। जो पुराने जो इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिव होगा, पुराने एग्रीमेंट्स पर लागू नहीं होगा,
उसको भी देखने की जरूरत है। हाँ, ओके जी, बहुत शुक्रिया निमिष गुप्ता जी आपका, राजन बंडेलकर जी आपका और अमित अग्रवाल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इस नए कानून में किराएदारों के लिए क्या फ़ायदे की बात की गई है, मकान मालिकों के क्या फ़ायदे की बात की गई है। और कुल मिलाकर फ़ायदे की बात तो है, लेकिन बड़ा चैलेंज ये है कि क्या सारे राज्य इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, वक्त पे करते हैं, तभी इस कानून की ज़्यादा अहमियत रहेगी। बहुत शुक्रिया सर।